जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है उसके एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों क्लास 10th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो बुक थी उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू चैप्टर बाय चैप्टर बन सकते थे उनको हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों कक्षा 9 यानी क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है उसके चैप्टर बाय चैप्टर को एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो दिया गया है स्थिति एवं विस्तार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत एक विशाल देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। इससे बड़े देशों में क्रमशः कौन कौन सा है। तो रूस जो है क्षेत्रफल में पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर कौन है कनाडा, तीसरे नंबर पर है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर कौन है दोस्तों चीन, पांचवें नंबर पर है ब्राजील और छठे नंबर पर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर कौन है दोस्तों भारत। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो याद रखना है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, मुख्य भूमि का यानी मुख्य भूभाग का आपको याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो यह कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है। तो सभी को मालूम होगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग भारत का मानक मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। तो याद रखना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा वह तटीय सीमा से लगभग 2 गुनी बड़ी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी बड़ी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है ये याद रखना है 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है, ये मुख्य भूमि का बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह है 6100 किलोमीटर लंबी है। तथा भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई कितना हो जाता है तो यह हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। एनसीईआरटी के ये सब फैक्ट्स दिए गए हैं दोस्तों जिसे आपको अच्छे से नोट डाउन कर रखना है। नेक्स्ट है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है तो यह है मैक मोहन। रेड क्लिफ किसके बीच में है तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, जो भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो वह है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु की अगर बात करें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो वह कौन सा है इंदिरा कॉल। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में यानी यह कहां पर है तो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। जबकि इंदिरा कॉल भारत का सबसे क्या है दोस्तों उत्तरी बिंदु है, याद रखना है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह जो रेखा है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और कर्क रेखा के बारे में आपको याद रखना है क्या कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से याद रखना है? गुजरात, ये पश्चिम से पूर्व तक दिया गया क्रम, ये क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले गुजरात आएगा, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम भी आपको क्या करना है दोस्तों? ये क्रम भी आपको याद रखना है। पश्चिम से पूर्व कभी भी आपको सजाने के लिए दे सकता है। नेक्स्ट है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच स्थानीय समय में याद रखना है लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय गुजरात में अंधेरा रहता है और वहां 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के अंतर के कारण होता है। याद रखना है 1 डिग्री में कितना का फर्क होता है? तो ये 4 मिनट का फर्क होता है। तो अगर हम 30 डिग्री को देखें तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब कितना हो गया दोस्तों? तो ये हो गया 2 घंटा। इसलिए भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है लगभग 7 देशों को यह टच करती है यानी छूती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना म्यांमार जो देश है वह सार्क का सदस्य नहीं है। जबकि कौन कौन सा सार्क का सदस्य देश है? तो भारत उसमें शामिल है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है। याद रखना है। तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है, यह आसियान का सदस्य देश है। जबकि याद रखना है आपको मालदीव इसमें शामिल है सार्क में, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान एवं बांग्लादेश जो है वह सार्क के सदस्य देश है। सार्क का फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है काठमांडू में। ठीक है, नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वह है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं ऊंचावच। इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो भारत में स्थित नहीं है, यह नेपाल में स्थित है। जबकि K2, कॉमेट और नंदा देवी ये जो चोटी है दोस्तों यह भारत में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे इसको। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जबकि K2, कॉमेट, नंदा देवी भारत में स्थित है। हिमालय पर्वत के कुछ महत्वपूर्ण ऊंचे पर्वत इस प्रकार हैं, ये याद रखना है। ये NCERT का दिया गया है यहाँ पर। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में, K2 जो है भारत में, इसकी ऊंचाई भी याद रखना है। हालांकि बचपन से ही आपको ये याद होगा 8,848। K2 की ऊंचाई कितना है ये याद रखेंगे 8,611। कंचनजंगा की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 भारत में स्थित है ये। कॉमेट की बात करें तो ये भी भारत में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7,756 मीटर। और नंदा देवी जो कि भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 7,817। तो ये आपको ऊंचाई का क्रम भी याद रखना है क्योंकि कभी भी आपको सजाने के लिए आ सकता है इन शिखरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो यह है शिवालिक श्रेणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर शिवालिक हिमालय की श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है। बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ये सोमेश्वर की पहाड़ी कहलाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है। नेक्स्ट, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है?
तो सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है हिमालय के निर्माण में वह है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया था। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है सर्वमान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूप्रपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। हिमालय पर्वत के निर्माण में भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेटों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आज हिमालय का वर्तमान स्वरूप इन्हीं प्लेटों के टकरों का परिणाम है। आज जहां पर हिमालय है दोस्तों, कभी वहां पर कौन सा सागर था? तो वहां पर था टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर था। तो जब भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट आपस में टकराया तो इसके जो मलबे थे दोस्तों वह टेथिस सागर में जाकर गिरे और समय के साथ इसमें क्या हुआ दोस्तों? वलन पड़ा, और यह जो वलन है दोस्तों आज हमें हिमालय के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडल चोटी की ऊंचाई है। तो सैडल चोटी की ऊंचाई है 732 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सैडल चोटी का ऊंचाई 732 मीटर है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में माउंट डियावेली, याद रखना है माउंट जो डियावेली है वह मध्य अंडमान में और इसकी ऊंचाई है 515 मीटर। माउंट कोएब है जो कि दक्षिणी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई है 460 मीटर। माउंट जो है दोस्तों थुइल्लर है जो कि ग्रेट निकोबार में है और ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 642 मीटर। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो भारत का सबसे जो प्राचीन भूखंड है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। यह आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्व घाट की पहाड़ियां स्थित है। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम WJ मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादन किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको कि शब्द का प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने, लेकिन इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो WJ मॉर्गन ने। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर प्लेट की गति है। तो प्रशांत महासागर प्लेट की गति है 5 से 18 सेंटीमीटर। प्रशांत महासागर प्लेट की गति प्रतिवर्ष 5 से 18 सेंटीमीटर है तथा आर्कटिक कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर है। भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था जो गोंडवाना लैंड का भाग था। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तत्पश्चात पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर विशाल मैदान गंगा नदी के तलछटों के नीचे निक्षेप है। बिल्कुल सही है दोस्तों, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। विशाल मैदान की औसत चौड़ाई 410 मीटर है। और नेक्स्ट जो दिया गया कि गंगा की सहायक नदी यमुना, गंडक और घाघरा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये जो स्टेटमेंट दिया विशाल मैदान की औसत चौड़ाई 410 मीटर, ये जो है दोस्तों यह गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 ही इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल सी। तो उत्तर पर्वतीय भाग के दक्षिण में विशाल समतल भूभाग है जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना है। इसकी औसत गहराई की अगर हम बात करें तो यह है 460 मीटर। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो यमुना है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की यमुना। गंडक है, घाघरा है, गोमती है, सरयू है, कोसी है, महानंदा एवं सोन इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी की आकृति है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की आकृति कैसी है? तो एक चाप की है जिसे हम लोग अर्धवृत्त के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
तो हिमालय पर्वत श्रेणी लंबाई में अर्धवृत्त यानी चाप के रूप में विस्तृत है। ये पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, कश्मीर में 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में मात्र कितना है, 160 किलोमीटर है। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी को मालूम होगा, बिहार की शोक कौन सी नदी को माना जाता है? कोसी नदी को। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, जिसके कारण यहाँ क्या होता है दोस्तों, क्षारण, झील, दलदल और चौड़ भूमि का विस्तार होता रहता है। दक्षिण गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो सोन है, पुनपुन है, फल्गु है तथा चानन है। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों वो कौन सा है? तो वह है अपवाह स्वरूप। आइए इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। तो लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लक्ष्मी सागर जो झील है दोस्तों वह बिहार राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लक्ष्मी सागर जो झील है बिहार राज्य में स्थित है। निर्माण की दृष्टि से झीलों में निम्नलिखित प्रकार है, जैसे धसान घाटी झील। कौन कौन सा है? धसान घाटी झील का एग्जांपल विक्टोरिया है, रुडोल्फ है और न्यासा है। गोखुर झील की अगर हम बात करें तो गोखुर झील कौन कौन सा है? तो सरैया मान है। और कांवड़ झील जो है यह गोखुर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील कौन कौन सा है? तो टीटीकाका है। वान झील भी जो है दोस्तों क्रेटर यानी ज्वालामुखी झील है ये। और लोनार जो झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वह क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। लैगून की अगर हम बात करें तो लैगून झील में है दोस्तों चिल्का, पुलिकट झील, ये सब लैगून झील का एग्जाम्पल है। हिमानी झील की अगर हम बात करें तो यह है नैनीताल का जो झील है, नैनीताल झील, वह हिमानी झील का एग्जाम्पल है। भीमताल, सातताल, ये सभी के सभी हिमानी झील है। और ये सभी के सभी मोस्ट वीवीआई फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो लवणीय झील कौन सा है? तो सांभर जो झील है वह लवणीय झील है, जबकि वुलर, डल और गोविंद सागर ये जो झीलें हैं दोस्तों वह कैसा है? लवणीय झील नहीं है। ठीक है, तो सांभर झील लवणीय झील है, जबकि वुलर, डल तथा गोविंद सागर झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। लवणीय झील कौन कौन सा? आइए देख लेते हैं। तो पुलिकट झील लवणीय झील है, पैगोंग झील यह भी लवणीय झील है, चिल्का झील, पंचपद्रा झील ये भी जो है दोस्तों लवणीय झील है। तो इंपॉर्टेंट है, पुलिकट झील, पैगोंग झील, चिल्का झील और पंचपद्रा झील ये सब लवणीय झील है। ताजे जल की झील कौन सा है? तो भीमताल, नैनीताल, लोकटक याद रखना है और बड़ा पानी ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों? ताजे जल की झील है यानी मीठे पानी की ये झील है। नेक्स्ट है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो यह पटना शहर के निकट अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल बिहार राज्य के पटना शहर के निकट अवस्थित है। इस 4 लेन के बने पुल की लंबाई की अगर हम बात करें तो कितना किलोमीटर है? तो यह है 5550 नहीं होगा, ये मीटर में होगा दोस्तों। तो 5750 मीटर है। इस सेतु का निर्माण 1980 के दौरान बिहार सरकार द्वारा किया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मई 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है दोस्तों वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। याद रखना है नर्मदा और ताप्ती। यहाँ नर्मदा नहीं दिया हुआ लेकिन ताप्ती दिया हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, याद रखना है आपको। यह नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अपने मुहाने पर एस्चुरी, याद रखना है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तुंगभद्रा, कृष्णा एवं महानदी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है जो अपने मुहाने पर क्या निर्माण करता है दोस्तों? निर्माण करती है तो डेल्टा बनाती है ये। नेक्स्ट है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है कावेरी को। दोनों पॉइंट याद रखना है। दक्षिण गंगा के नाम से किसे हम लोग जानते हैं? तो दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी को जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा के नाम से अगर पूछा जाए कि वो कौन सी नदी है तो वह है कावेरी नदी।
तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में फैली है। ये याद रखना है। कहाँ कहाँ यह बहती है? महाराष्ट्र में बहती है, मध्य प्रदेश एमपी में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में यह बहती है नदी। प्राणहिता ये सहायक इसकी नदी है। प्राणहिता, वर्धा, मंजीरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे हम लोग सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच 9 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया। इसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता है। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियां जैसे झेलम, सिंधु और चेनाब का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया। इन नदियों के 80% जल पर पाकिस्तान का अधिकार है। यह इस समझौते में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगपो झील किस नदी का उपनाम है? तो तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सांगपो नदी किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। तो सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर से अधिक है। असम के समीप बूढ़ी दिहांग, याद रखना है, दिसांग, कपिली, लोहित एवं केनुला सहायक नदियां दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। याद रख, ये जो नदियां हैं यानी दिहांग, दिसांग, कपिली, लोहित तथा केनुला, ये जो सहायक नदियां दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं दोस्तों। तथा हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? याद रखना है, सुवंसरी है, कामेघ है, धनश्री है, मानस एवं तीस्ता है। ये हिमालय से आकर मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? तो गर्म जल का जलप्रपात इसमें से कौन सा है? तो ब्रह्मकुंड जो है दोस्तों वह गर्म जलप्रपात है। तो याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो राजगीर यानी ब्रह्मकुंड एक गर्म जल का जलप्रपात है, जबकि काकोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य में स्थित है। जोग या हम लोग इसे गरसोप्पा के भी नाम से जानते हैं जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों जैसे राजा, राकेट, रोडर तथा रानी से मिलकर बना है। शिव सुंदरम प्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये ठंडे पानी का यानी ठंडे जल का जलप्रपात है, याद रखना है। नेक्स्ट है कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कोसी नदी महान हिमालय के गोसाई थान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। कोसी नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सुपौल जिला में। उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। इसकी अन्य सहायक नदियों में कौन सा है? तो मिलाची है, भोटिया है, सप्तकोशी है, तांबा है, लिखू है, दुग्ध है तथा तंबूर प्रमुख है। और ये सभी के सभी एनसीईआरटी में फैक्ट्स दिए गए हैं दोस्तों। तो काफी बेहतरीन जो ये सीरीज मैं चला रहा हूं दोस्तों, ये काफी बेहतरीन है। पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों, काफी फायदा होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करने से आपको एक तो चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ उससे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो अमरावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। याद रखना है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इस नदी का अपवाह बेसिन कहाँ कहाँ पड़े? तो तमिलनाडु में, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सा है? तो अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, लोक पावनी है,
अकावली है, लक्ष्मण तीर्थ तथा काबिनी है। ये सभी की सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं कावेरी की। अंततः यह तमिलनाडु स्थित कुडलूर से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जो चैप्टर दिया गया वो है जलवायु। जलवायु से रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सवाल है, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे। तो जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा किसके कारण होता है? तो यह होता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, जिसे हम लोग लौटती हुई मानसून के भी नाम से हम लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र है। लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिससे यह भारत के पूर्वी तटीय भाग यानी तमिलनाडु में वर्षा करती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। जबकि दैनिक तापांतर कम होता है, बिल्कुल सही है। वार्षिक तापांतर भी कम होता है, बिल्कुल सही है। और सम जलवायु पाया जाता है क्योंकि समुद्र के किनारे ये सब जो भी राज्य हैं दोस्तों हैं, इसलिए यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल यह सही है। तो तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, यह तथ्य दक्षिण भारत के संदर्भ में गलत है। जबकि दैनिक तथा वार्षिक तापांतर दोनों ही कम होता है तथा सम जलवायु पाई जाती है, ये सभी तथ्य दक्षिण भारत के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो याद रखना है दोस्तों कि जब सूर्य कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, तो यह जब सीधा चमकता है दोस्तों तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाता है यानी रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब पाया जाता है। गर्मी के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है तब भारत का उत्तर पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वहां एक बृहद तथा गहन न्यून दाब क्षेत्र का न्यून वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीन में होती है। कहाँ पर है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर वर्षा लगभग कितना सेंटीमीटर होता है, तो याद रखना 1087 सेंटीमीटर वर्षा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो मई में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है काल बैसाखी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सवाल ये। तो मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को काल बैसाखी कहते हैं। उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लू के नाम से हम लोग जानते होंगे। आप लोग भली भांति इस नाम से परिचित होंगे। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम का आगमन कब से होता है? तो यह होता है 1 जून से। केरला में सर्वप्रथम यह प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम मानसून। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से प्रारंभ होता है। यह मानसून सर्वप्रथम केरल के तट से प्रारंभ होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। याद रखना है कब से कब तक? तो जून से सितंबर। और भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला घटक है? तो ये सभी अक्षांश भी जो है भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, ऊंचाई भी, वायु दाब एवं पवन, ये सभी के सभी जो है दोस्तों भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से सभी। तो अक्षांश, ऊंचाई तथा वायु दाब एवं पवन भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके अतिरिक्त कौन कौन सा? याद रखना, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा भी, एलिनो, लालिनो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है दोस्तों? तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कई बार जो है दोस्तों ये सब सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा करती है। यह वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः घटती जाती है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा
स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है। तो फूलों वाली जो बौछार है दोस्तों, वह ग्रीष्म ऋतु का एक स्थानीय तूफान है जो कि कहवा के खेती के लिए काफी उपयोगी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ग्रीष्म ऋतु में फूलों वाली बौछार स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सभी को मालूम होगा, यह जो शब्द है यह अरबी भाषा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु होता है। धीरे धीरे मानसून शब्द का प्रयोग उन हवाओं के लिए किया जाने लगा जो ग्रीष्म काल में जल से थल की ओर तथा शीतकाल में थल से जल की ओर चला करती हैं। तो ये था दोस्तों मानसून से रिलेटेड सवाल। आइए हम लोग यूनिट 5 जो कि हमारा है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी, इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। सवाल है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो यह आया था 1973 में। यह भी पॉइंट याद रखना है। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम पूरे देश में लागू है, याद रखना है। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है। भारत में कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत बड़ी संख्या में भारत आता है। इनके कुछ मनपसंद स्थान गुजरात में कच्छ का वन है, याद रखना है आपको साइबेरियन सारस का। राजस्थान स्थित भरतपुर पश्चिम बिहार है तथा बेगूसराय में जो कांवड़ झील है दोस्तों, कांवड़ झील के पास गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है दोस्तों। यह साइबेरियन सारस के निवास स्थान मतलब मनपसंद स्थान इसे माना जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र भारत का? तो कच्छ का वन, राजस्थान स्थित भरतपुर पश्चिम बिहार और बेगूसराय में स्थित है जो दोस्तों कांवड़ झील, वह साइबेरियन सारस का क्या है दोस्तों? मनपसंद स्थान है, याद रखना है। और ये प्रवासी पक्षी हैं दोस्तों साइबेरियन सारस। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में जो है दोस्तों 89,000 यानी 89,000 वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है, याद रखना आपको। तो भारत में लगभग 89,000 प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। वनस्पति की भांति भारत वन प्राणियों में भी धनी है। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह विश्व के कुल वन प्राणी प्रजातियों का 13% है। मछलियों की भी यहाँ 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व की लगभग 12% है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? तो जो 2021 में 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसमें भारत का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? ये याद रखना है 24.62% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे, मोस्ट VVIF फैक्ट्स है। तो 17वीं जो वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2021 में आया था दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष में आता है, अनुसार देश का कुल वनावरण तथा वृक्षावरण कितना है? तो 24.62% है। भारत में कुल वृक्षारोपण की अगर हम बात करें, वृक्षावरण की बात करें तो यह कितना है? तो 2.91% है तथा कुल वनावरण की अगर हम बात करें तो यह कितना है? तो यह है दोस्तों 21.71%। नेक्स्ट है 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रधारी राज्य कौन सा है? तो यह राज्य कौन सा है? तो यह है MP यानी मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर है अरुणाचल, थर्ड पे है छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा और 5वें नंबर पर कौन है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र। और ये क्रम आपको याद रखना है, कभी भी ये सजाने के लिए आपको दे सकता है। नेक्स्ट है 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वनावरण वाला राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह कौन सा है दोस्तों? संघ शासित प्रदेश वह है लक्षद्वीप, याद रखेंगे। प्रतिशत के आधार पर यह बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन आगे है? तो यह है लक्षद्वीप। और प्रतिशत के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप जो है नंबर 1 पे है, दूसरे पर कौन है? मिजोरम है, तीसरे पे है अंडमान निकोबार है, चौथे पर है अरुणाचल प्रदेश और 5वें पर है कौन दोस्तों? मेघालय। VVI फैक्ट से दोस्तों नोट डाउन कर लेना अच्छे से आपको अपने नोटबुक में।
नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल वनावरण वाला राज्य है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो वह है दोस्तों हरियाणा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 5 न्यूनतम क्षेत्र वनावरण वाले राज्य कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पर है दोस्तों हरियाणा, दूसरे नंबर पर है पंजाब, तीसरे नंबर पर है गोवा, चौथे नंबर पर है सिक्किम और 5वें नंबर पर कौन है दोस्तों, तो बिहार है। तो याद रखना है कि वनावरण न्यूनतम क्षेत्रफल वनावरण की दृष्टि से बिहार का इसमें स्थान कौन सा है, तो इसमें 5वां है और पहले नंबर पर कौन है, तो हरियाणा है। बिहार राज्य का न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो बिहार राज्य का न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो यह है शेखपुरा। राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जो 3 जिले हैं वो कौन सा है, तो प्रथम पर है दोस्तों शेखपुरा जिला, द्वितीय पर है बक्सर और सिवान और तृतीय पर कौन सा है दोस्तों, गोपालगंज है। और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बोल रखा है कि ये जो फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं सभी के सभी ये लेटेस्ट फैक्ट्स है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है बिहार राज्य का न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला है, तो यह जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। तो न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर कौन सा है, ठीक है, ये प्रतिशत में याद रखना है। और ये न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कौन सा है, तो क्षेत्रफल में भी जो है दोस्तों, क्षेत्रफल में भी शेखपुरा ही आगे है और प्रतिशत में भी वो न्यूनतम में आगे है, ठीक है। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले में शेखपुरा नंबर 1 पर है, द्वितीय नंबर पर है अरवल और तृतीय नंबर पर यानी तीसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों, जहानाबाद है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। तो बिहार राज्य का शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला जिला भभुआ यानी कैमूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम स्थान की अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान है भभुआ यानी कैमूर का, द्वितीय स्थान की अगर हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण का और तीसरे नंबर पर कौन है, तो यह है रोहतास। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है जनसंख्या से रिलेटेड सवाल जो कि यूनिट 6 है हमारा। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, सभी को मालूम है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है जो 94% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 5 साक्षरता वाले राज्य क्रमानुसार इस प्रकार है। पहले नंबर पर है केरल, दूसरे नंबर पर है मिजोरम, तीसरे नंबर पर है गोवा, चौथे नंबर पर है कौन सा दोस्तों, त्रिपुरा और 5वें नंबर पर कौन है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण है, तो जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण में जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी के सभी जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख कारण है, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की वास्तविक प्राकृतिक वृद्धि है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में कितना लिंगानुपात था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बिहार राज्य का लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार 918, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में 918 लिंगानुपात है। जो राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात कितना है दोस्तों हमारा, तो 943 है। इससे यह कितना कम है, तो 25 कम है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति कितनी है दोस्तों, तो 943 है। यानी भारत का जो लिंगानुपात है वह बिहार के 2011 की जनगणना में ये क्या है दोस्तों, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये याद रखना है। इससे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यह 943 है। तो वर्ष 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का अनुपात है, जो यह प्रदर्शित करता है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या क्या है दोस्तों, कम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है।
तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके पश्चात सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है बिहार, याद रखना है दोस्तों, जनसंख्या के मामले में बिहार जो है तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है। तो ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है आपको। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। मैंने बता रखा है आपको कितना जनसंख्या घनत्व, 1106। इसके पश्चात सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य कौन कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो भारत की साक्षरता दर कितना है दोस्तों? तो लगभग 73% जो है भारत की साक्षरता दर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है वह 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो लगभग 80.9% यानी 81% आप मान सकते हैं। और स्त्री साक्षरता दर कितना है यानी प्रतिशत कितना है इसका? तो 64.6% है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व अभी हम लोगों ने देखा था कितना था, 1106। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? याद रखना है शिवहर है। और शिवहर का ये जो फैक्ट्स दिया गया है, यहाँ पर डेटा दिया गया है, ये भी याद रखना है कितना है जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है यहाँ पर? तो 1880 व्यक्ति हैं। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह कैमूर है। यह कितना है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है यहाँ पर लोग है? तो 488 लोग हैं। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो शिवहर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो कैमूर। नेक्स्ट वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यह 61.8%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें कि मेल और फीमेल की, तो मेल कितने प्रतिशत यहाँ पर साक्षर है? तो 71.2%। और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल कितना है? तो 51.5% जो फीमेल है साक्षर है। और दोनों में अगर हम बात करें कि कौन सा जिला टॉप पर है, तो जिला कौन सा है? तो वह है रोहतास। ठीक है, रोहतास जो जिला है वहाँ पर महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों हाई है। और बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो वह है रोहतास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चलते हैं भारत के पड़ोसी देश की तरफ। सबसे पहला जो है हमारा पड़ोसी देश है वो है नेपाल। तो नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो याद रखना है नेपाल की जो सीमा है वो भारत के सिक्किम राज्य से लगी हुई है। और किस किस राज्य से लगा हुआ है? तो सभी को मालूम होगा, उत्तराखंड से लगा हुआ है, यूपी से लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है, और किससे लगा हुआ है? सिक्किम से लगा हुआ है। और किससे लगा? पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं नेपाल की सीमा से। तो उत्तराखंड हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, और कौन सा हो गया? बिहार हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया यानी WB हो गया, और कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। याद रखना है 1 2 3 4 और 5। तो कुल 5 जो राज्य हैं दोस्तों वह नेपाल की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के ये राज्य है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो नेपाल चारों तरफ से घिरा हुआ है, अतः इसे मध्यस्थ देश भी कहा जाता है। नेपाल के उत्तर में तिब्बत या किसका हिस्सा है? तो चीन का स्थित है। अन्य 3 तरफ से भारत के राज्य पड़ते हैं, जिसमें नेपाल के पूर्व में है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तराखंड तथा दक्षिण में है उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य। नेक्स्ट है महाभारत लेख क्या है? तो महाभारत लेख क्या है दोस्तों? तो यह एक पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो महाभारत लेख एक पर्वत श्रृंखला है जो नेपाल के मध्य भाग की पहाड़ी प्रदेश में स्थित है। मध्य का पहाड़ी प्रदेश समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर तक ऊंचा है। इसमें अनेक घाटी जो है दोस्तों छोटी पहाड़ियां हैं जो शंकुधारी वृक्षों से भरी पड़ी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है सवाल ये। तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी नेपाल में कोसी को सप्तकोसी कहते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली है, जो घाघरा की सहायक नदी है। तथा पश्चिमी नेपाल में बहती हुई भारत में क्या करती है दोस्तों? प्रवेश करती है।
नेक्स्ट है विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सागर माथा के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848, कहीं कहीं पे 8,850 भी दिया रहता है, याद रखना है। इसे नेपाल के स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। यहाँ स्थित सभी पर्वत शिखर पर हिमाच्छादित रहते हैं तथा अनेक सदावाहित नदियों का यह जन्म स्थल है। नेक्स्ट जो चैप्टर दिया गया वह है भूटान से रिलेटेड, पड़ोसी देश है हमारा भूटान, उससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो यह है थिम्पू। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान एक पर्वतीय देश है जो चारों ओर से स्थल से घिरा। भूटान के उत्तर में कौन सा देश है? तो चीन है। पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश राज्य, पश्चिम में है सिक्किम तथा दक्षिण में असम स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई। भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है, तो याद रखना भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है 7,554 मीटर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई 7,554 मीटर है। भूटान के दक्षिणी किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी मैदान पट्टी है, जिसको क्या कहा जाता है? द्वार कहते हैं। नेक्स्ट है भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो भूटान में औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भूटान में औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है। भूटान की जलवायु जो है पर्वतीय मानसूनी है। यहाँ पर तापमान पर ऊंचाई का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। जनवरी का औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तथा जुलाई का तापमान जो है 17 डिग्री सेल्सियस रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो भूटान के लगभग 70% क्षेत्रों पर जो है दोस्तों वनों का विस्तार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भूटान के कुल क्षेत्रफल के 70% भाग पर वनों का विस्तार है। जलवायु के अनुरूप ही वनस्पति का कटिबंधीय वितरण पाया जाता है। द्वार प्रदेश में चौड़ी पत्ती के उष्ण कटिबंधीय वन तथा 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के मध्य चीड़, ओक, वालनट आदि वनस्पतियां मिलती हैं दोस्तों भूटान में। नेक्स्ट भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो यह है 70.95%, यानी लगभग आप कह सकते हैं 71% लोग यहाँ पर साक्षर हैं। तो 2017 के आंकड़ों के अनुसार भूटान की साक्षरता दर कितना है? 70.95%। भूटान की भौतिक संरचना ऐसी है जिसके कारण यहाँ यातायात का विकास नहीं हो पाया। यहाँ खनिजों का भी अभाव है, जिसके कारण यहाँ बड़े उद्योगों का पूर्णतः अभाव है तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों का यहाँ विकास हुआ है। अब हम लोग बांग्लादेश से रिलेटेड सवाल को देखते हैं। तो बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या है? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आज जो देश बांग्लादेश का नाम हम जानते हैं दोस्तों, पहले उसे किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के फलस्वरूप बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का एक अंग घोषित किया गया, लेकिन 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश के नाम से यह एक सार्वभौम स्वतंत्र देश घोषित किया गया। नेक्स्ट है भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और यहाँ पर जो फैक्ट्स दिया गया है क्या कि 4096 किलोमीटर, ये और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 4096 किलोमीटर है। और ये VBI सवाल है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ये VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो बांग्लादेश की सीमा पश्चिम, उत्तर और पूर्व की ओर भारत की सीमा से सटी है, जिसकी लंबाई करीब 4096 किलोमीटर। इसके पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके उत्तर में भारत के असम, मेघालय, पूर्व में त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य स्थित है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है त्रिपुरा। याद रखना है, त्रि मतलब तीन, और तीनों रूप से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। तो ये याद रखना है आपको त्रिपुरा के बारे में। नेक्स्ट है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अभी हम लोगों ने देख रखा है। नेक्स्ट है बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो यह दक्षिणी भाग में स्थित है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। बांग्लादेश की 98% जनसंख्या बंगाली समुदाय की है तथा शेष लोग जनजातीय हैं। यहाँ लगभग 83% जो जनसंख्या है वह मुसलमानों की है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट से याद रखना है।
तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहते हैं, याद रखेंगे। यहाँ निक्षेपण कार्य की अधिकता और मंद ढाल के कारण नदियां अक्सर अपनी दिशाएं बदल लेती हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर है? तो बांग्लादेश की औसत वार्षिक वर्षा जो है कितना सेंटीमीटर है? तो यह है 200 से 500 सेंटीमीटर। तो बांग्लादेश की जलवायु मानसूनी है, यहाँ 200 से 500 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा बंगाल की खाड़ी में आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से होती है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश किस वस्तु का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो जूट। जूट का सर्वाधिक निर्यात होता है दोस्तों बांग्लादेश से। राइट आंसर हो जाएगा डी। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, याद रखना है। तो बांग्लादेश जूट का सर्वाधिक निर्यात करता है। बांग्लादेश से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है? तो जूट है, जूट के सामान, मछली, खाल, विद्युत उपकरण, जड़ी बूटियां, इंजीनियरिंग के सामान इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश। तो सवाल है, श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो श्रीलंका की आकृति है अंडाकार। तो श्रीलंका की आकृति जो है अंडाकार है। यह भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का एक बड़ा द्वीप है। सीहल जाति की बहुलता के कारण इस द्वीप को सीहल द्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, पिदूर तालमाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है। तो यह क्या है? तो यह है शिखर। कौन सा? तो पिदूर तालमाला। दोस्तों ये जो बुक है ये कौन सी है? याद रखना है, ये एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी ये दोनों का सम्मिलित बुक है, याद रखना है। और ये सम्मिलित बुक से को निकाल कर उससे जो भी चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते थे उसको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। तो इसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कहीं पर भी अलग से जो है एनसीईआरटी या एससीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स 9th क्लास में ज्योग्राफी से निकल सकते थे चैप्टर बाय चैप्टर, वो इसमें दे दिया गया। तो याद रखना है दोस्तों। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो पिदूर तालमाला श्रीलंका का एक प्रमुख शिखर स्थलाकृति है। श्रीलंका का मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसके चारों ओर तटवर्ती मैदानी प्रदेश फैले हुए हैं। यहाँ सबसे ऊंची चोटी पिदूर तालमाला है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2527 मीटर है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने पुणे कोट्टे। तो याद रखना श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धने पुणे कोट्टे जो है श्रीलंका की राजधानी है। तो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी जो है जयवर्धने पुणे कोट्टे है। कोलंबो को श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत से श्रीलंका को अलग करती है। तो भारत से श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत से श्रीलंका को पाक जल संधि अलग किया जाता है। यहाँ अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, जिसे आदम पुल के नाम से जाना जाता है। भारत से यह देश लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड, याद रखना है। तो श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना 1956 में हुई थी। अंग्रेजों ने इस द्वीप को 1802 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना दिया था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 ईस्वी को, यानी हमसे 1 साल बाद यह स्वतंत्र हुआ था। 1 साल नहीं कहें, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त 1947 को। तो करीब 6 महीना या 5 महीना मान सकते हैं, 5 महीने बाद यह स्वतंत्र हुआ था। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 4 जनवरी 1948 को श्रीलंका भी उपनिवेश मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। 1956 में इस देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, पूर्व का मोती के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है श्रीलंका को। इसे पूर्व का मोती नाम से हम लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो श्रीलंका में ग्रेफाइट, मोनाजाइट, अभ्रक एवं लौह मिलते हैं। नीलम, रक्तमणि, पुखड़ा जैसे रत्न की प्रचुरता है। यहाँ समुद्र से भी मोती निकालने का व्यवसाय प्रचलित है, इसलिए इस द्वीप को पूर्व का मोती कहा जाता है। पाकिस्तान से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। यह भी हमारा पड़ोसी देश ही है, हालांकि थोड़ा बिगड़ा हुआ है ये पड़ोसी देश। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कराची में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कराची में स्थित है। इस हवाई अड्डे का नाम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
इस हवाई अड्डे की क्षमता सालाना 12 मिलियन से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करने की है। नेक्स्ट है, खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है, तो यह है सियालकोट, जो कि खेल का सामान बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो सियालकोट पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है जो खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है। मुल्तान, कराची, लायनपुर, लाहौर, ओकाड़ा सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों, याद रखना है। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई है 3770 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो तख्त सुलेमान यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चोटी है जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों, याद रखना है 3770 मीटर है, और यह पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में पड़ती है। पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण श्रेणियां क्रमशः कौन कौन सा है, तो हिंदू कुश है, ये क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण श्रेणियों का। ये हिमालय का ही पाकिस्तान में विस्तार है, ये पॉइंट याद रखना है। तो उत्तर से दक्षिण श्रेणियां हैं, हिंदू कुश है, सुलेमान है, किरथर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सिंधु नदी पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण बहती है। सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एवं ब्यास है। इसे पंचनद कहा जाता है और सिंधु को नद के नाम से हम लोग पुकारा जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है, तो यह है दोस्तों मर्दाना में, मर्दाना बोल रहा हूँ सॉरी, मर्दान में स्थित है दोस्तों, जो कि पेशावर में स्थित है। वहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीनी मिल स्थित है। मर्दान जो कि पेशावर में है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीनी मिल है। मर्दान चीनी मिल पाकिस्तान के अतिरिक्त एशिया की भी सबसे बड़ी चीनी मिल है। पाकिस्तान में चारमद्दा, औहराबाद में भी चीनी की मिलें स्थापित है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो एशिया का सबसे गर्म स्थान है दोस्तों जैकोबाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और यह कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। तो ग्रीष्म ऋतु में पाकिस्तान का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस समय जैकोबाबाद का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह पाकिस्तान का ही नहीं वरन एशिया का सबसे गर्म स्थान है। अब हम लोग मानचित्र अध्ययन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो सवाल है, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है, प्राकथन, निरूपक भिन्न, आरेख। तो याद रखना है निरूपक जो भिन्न है वह सर्वाधिक मान्य है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो निरूपक जो भिन्न है मापक की सर्वाधिक मान्य विधि है। यद्यपि विश्व के सभी देशों में एक ही मापक प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। निरूपक भिन्न को विश्व के किसी भी देश की मापन प्रणाली के अनुसार बदल कर समझा जा सकता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहते हैं। मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है अंश में। तो निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न या उपछलक भिन्न का अंश सदैव एक होता है जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है तथा हर उसी इकाई में होता है और धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। यह दिया गया है प्रदर्शक भिन्न के बारे में, मानचित्र की दूरी डिवाइड बाय धरातल की दूरी। मापनी में हर व्यक्त करता है, तो यह व्यक्त करता है धरातल की दूरी को। तो मापनी में हर धरातल की दूरी को व्यक्त करता है। इस प्रदर्शक भिन्न का अंश सदैव एक होता है जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शक भिन्न को उपलक्षक और निरूपक भिन्न भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है, तो यह है दोस्तों मीटर, सेंटीमीटर, इंच। राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए ज्यादा डिटेल इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है, तो यह तुलनात्मक मापनी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करते चल रहा हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मापक धरातल के क्षेत्र को मानचित्र पर सही सही प्रदर्शित करने की विधि है। मापक से ही किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त होती है। भू सर्वेक्षण के लिए भी मापक अनिवार्य होता है। रेल लाइन के चित्र बनाने के लिए मापक आवश्यक नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। बाकी रेल लाइन के लिए लाइन का चित्र बनाने के लिए मापक आवश्यक है दोस्तों, यानी ये और ये केवल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानचित्र पर मापक को कितनी विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो 3 विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कथन विधि, प्रदर्शक विधि और रैखिक मापक विधि। रैखिक मापक को और किस नाम से जाना जाता है, ये किस बुक से है, SCERT बुक है दोस्तों, उसी से लिया गया है। तो यह सरल मापक। तो रैखिक मापक को सरल मापक के नाम से जाना जाता है। सरल मापक सरल रेखा की लंबाई
अथवा प्रदर्शक भिन्न की सहायता से गणित के आधार पर निश्चित की जाती है। इसके बाद इस रेखा की मूल यानी प्राइमरी तथा गौण विभागों में ज्यामितीय विधि द्वारा विभक्त किया जाता है। मुख्य या मूल भाग पर बड़ी इकाई जैसे मील अथवा किलोमीटर तथा गौण या उप विभाग पर छोटी इकाई जैसे फरलॉन्ग या मीटर दर्शाया जाता है। आइए, वॉल मैप किस मापक पर आधारित होता है, यानी दीवार मानचित्र, तो यह होता है लघु मापक पर। आगे बढ़ते हैं, भारत के गांवों एवं शहरों का मानचित्र किस मापक पर बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है दीर्घ मापक पर। अब क्षेत्रीय अध्ययन देखते हैं। तो फर्स्ट सवाल है क्षेत्रीय अध्ययन से कि क्षेत्र में आकार इकट्ठा किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्राथमिक आंकड़ा। तो क्षेत्र में जाकर इकट्ठा किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा किसी स्रोत द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, जनगणना विभाग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है, तो यह एक उपागम है क्षेत्रीय अध्ययन। तो क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मूलतः एक अध्ययन उपागम है जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष के मानव और इसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत है, तो यह है उपयुक्त सभी, यानी जनगणना विभाग, ग्राम पंचायत और कृषि विभाग। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो जनगणना विभाग, ग्राम पंचायत एवं कृषि विभाग क्षेत्रीय अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत है। द्वितीय आंकड़ों वह आंकड़े हैं जो किसी स्रोत द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट, भूमिगत जल स्तर में गिरावट के क्या कारण हैं, तो सभी कारण जनसंख्या वृद्धि, उद्योग विकास और कृषि विकास, ये भूमिगत जल में गिरावट के कारण हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, उद्योग विकास एवं कृषि विकास के कारण भूमिगत जल का प्रयोग सबसे बड़े पैमाने पर होने लगा है, जिससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट होने लगी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है, राइट आंसर हो जाएगा डी, मोस्ट VVI। ये सवाल है दोस्तों, याद रखना है। गया, नवादा और नालंदा जिले में अधिक सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर जो है दोस्तों वहां पर नीचे जा चुका है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बिहार के गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, याद रखना है, और भी औरंगाबाद आदि जिलों में नलकूप द्वारा सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें इस क्षेत्र में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल स्तर में गिरावट दूर करने के उपाय है, तो छतों पर जल संचयन हो सकता है, सही है। चार्जिंग पिट द्वारा, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, ये सभी के सभी जो है दोस्तों भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में काम कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो छतों पर जल संचयन कर, चार्जिंग पिट द्वारा एवं वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा भूमिगत जल में गिरावट को दूर किया जा सकता है। बिहार में भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के छतों के पानी को पाइप के द्वारा भूमि पर बने टंकी से जोड़ने को क्या कहा जाता है दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग विधि कहते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रीय अध्ययन में किस प्रकार के आंकड़ों का उपयोग होता है, तो प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़े दोनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, आंकड़ों का एकत्रण एवं विश्लेषण करना किस आंकड़ों के अंतर्गत आता है, तो यह आता है प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत। तो आंकड़ों का एकत्रण एवं विश्लेषण करना प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आता है। प्रश्नावली से जो लिखित सूचनाएं प्राप्त होती है उसे एकत्रित कर अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं, ये जो हैं प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के अंतर्गत नहीं है, तो प्रदूषण के अंतर्गत कौन नहीं है, तो वनारोपण जो है वो प्रदूषण के अंतर्गत नहीं है, जबकि मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। भूमिगत जल स्तर कब मापा जाता है, तो याद रखना है वर्षा ऋतु से पहले और वर्षा ऋतु के बाद। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि भूमिगत जल का स्तर कब मापते हैं हम लोग, तो वर्षा ऋतु से पहले और वर्षा ऋतु के बाद हम मापते हैं भूमिगत जल का स्तर। तो भूमिगत जल स्तर वर्षा ऋतु से पहले तथा वर्षा ऋतु के बाद मापा जाता है। इससे भूमिगत जल स्तर पर वर्षा के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपदा प्रबंधन एक परिचय, इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। यूनिट 10 है ये हमारा। तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं, आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, ये आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। तो मानव आपदा मानव जनित हो अथवा प्राकृतिक, उनका प्रबंधन आवश्यक है। आपदा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।
आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक हैं जो निम्नलिखित आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी, जवाबी कार्यवाही तथा राहत कार्य, और कौन सा सामान्य जीवन स्तर पर पुनः स्थापित होना और पुनर्वास, रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजना इत्यादि। नेक्स्ट है मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो याद रखना सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, यह मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के उपाय हैं। तो मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। आपदा को पूर्णतः रोकना असंभव। निम्नलिखित कार्यों द्वारा मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, भूमि उपयोग की योजना तैयार करना, आपदा रोधी भवन का निर्माण करना। नेक्स्ट मानव जनित आपदा के विनाशकारी संगठकों में सम्मिलित कारक कौन सा है। तो रासायनिक है, जैविक है या नाभिकीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी रासायनिक है, जैविक और नाभिकीय, ये सभी के सभी जो हैं वो मानव जनित आपदा के विनाशकारी संगठक माने गए हैं। तो मानव जनित आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी संगठकों में रासायनिक, जैविक और नाभिकीय कारक को सम्मिलित किया जाता है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मानव जनित सामान्य आपदाएं उत्पन्न होने के कारण हैं। तो यह कौन सा है, तो उपयुक्त सभी है, यानी कल कारखानों में दुर्घटना, बांध के टूटने से और जहरीले उत्पादों का रिसाव, ये सभी के सभी जो है मानव जनित सामान्य आपदाएं उत्पन्न होने के कारण है। तो मानव जनित सामान्य आपदाएं कल कारखानों में दुर्घटना, जहरीले उत्पाद का रिसाव, बांध टूटने से प्रदूषण, धार्मिक और जातीय दंगों के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट किसी क्षेत्र में आपदा आने से पूर्व किए जाने वाले कार्य कौन सा है। तो सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा सही है। विद्यालय समुदाय व्यक्ति के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना सही है। आवास के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, ये भी सही है। आपदा से प्रभावित लोगों को ढूंढना, ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा आपदा से पूर्व किया जाने वाला पूछा जा रहा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, आपदा से पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, ये सही है। और विद्यालय समुदाय व्यक्ति के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, ये सही है। अस्थायी व्यवस्था करना, ये आपदा आने से पूर्व किया जाने वाला तैयारी नहीं है। और आपदा से प्रभावित लोगों को ढूंढना, यह भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर दिया भी गया है। तो विद्यालय समुदाय व्यक्ति के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, ये है। सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, मॉक ड्रिल चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षण, समुचित चेतावनी प्रणाली की पूर्ण जानकारी, असुरक्षित समूह और भवनों की पहचान करना, याद रखना। नेक्स्ट है आपदा आने पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। आपातकालीन क्रिया केंद्र यानी नियंत्रण कक्षा को चालू करना, पारस्परिक सहायता व्यवस्था को विकसित करना, और आपदा प्रबंधन योजना को कार्य रूप देना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपदा आने पर, तो आपदा आने पर आपातकालीन क्रिया केंद्र को चालू करना, ये तो सही है। पारस्परिक सहायता व्यवस्था को विकसित करना, ये गलत है। आपदा प्रबंधन योजना को कार्य रूप देना, यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल 1 और 3 ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपदा आते ही जवाबी कार्रवाई तथा राहत कार्यों की सामुदायिक व्यवस्था जरूरी है। आपदा आने के बाद निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। स्थानीय समूहों की सहायता से सामुदायिक रसोई स्थापित करना, आपातकालीन क्रिया केंद्र यानी नियंत्रण कक्ष को चालू करना, आपदा प्रबंधन योजना को कार्य रूप देना, चिकित्सा शिविर की स्थापना तथा दवाई और डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था करना, आवास के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, ये सभी के सभी आपदा आने के दौरान करना चाहिए। नेक्स्ट है खोज एवं बचाव के दल की तैनाती का कार्य कब किया जाता है। तो यह किया जाता है आपदा आने के बाद। तो खोज एवं बचाव दल की तैनाती का कार्य आपदा आने के बाद किया जाता है। आपदा आने पर किए जाने वाले कुछ आवश्यक कार्य कौन कौन से हैं। प्रभावित लोगों को ढूंढना, ये आपदा आने पर किए जाने वाले कुछ कार्य हैं। प्रभावित लोगों को ढूंढना, उनके बचाव करने के लिए दल भेजना, खोज और बचाव दल की तैनाती करना, ताज़ा स्थिति के अनुसार आपदा की चेतावनी देते रहना। नेक्स्ट है गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था। तो यह आया था 2001 में। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर विचार कीजिए। आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष का गठन किया गया। आपदाओं की बारंबारता के क्षेत्र का
मानचित्रीकरण करना, और क्या है दोस्तों, आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट में आकस्मिक निधि का प्रबंधन किया गया है। तो ये सभी के सभी किए गए हैं दोस्तों, यानी प्रधानमंत्री राहत कोष का गठन किया गया है। आपदाओं की बारंबारता के क्षेत्र का मानचित्रण करना यह भी शामिल है। आपदा प्रबंधन के लिए प्रतिवर्ष बजट में आकस्मिक निधि का प्रबंधन किया जाना यह भी सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं बनाई गई है, जैसे आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट में आकस्मिक निधि का प्रबंधन किया गया है। इससे संकट के समय धनराशि की समस्या नहीं होती। दूसरा, आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष का भी गठन किया गया है। आपदाओं की बारंबारता के क्षेत्र का मानचित्रण किया जा रहा है, जिससे उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन में ग्राम सभा की सक्रियता से आम लोगों की सक्रियता पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर क्या होता है, बढ़ जाना। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आपदा प्रबंधन का कार्य ग्राम सभा की साझेदारी के बिना अपूर्ण है, अतः हर आपदा प्रबंधन में ग्राम सभा की सक्रियता से आम लोगों की सक्रियता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, सुनामी किस प्रकार की आपदा है। तो यह है प्राकृतिक आपदा। तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। समुद्र तल पर आने वाले भूकंप के परिणाम स्वरूप सुनामी की उत्पत्ति होती है। हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी ने आपदा प्रबंधकों को हिलाकर रख दिया था। इकाई 11 क्या है, तो मानवीय गलतियों के कारण जटिल आपदाएं, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कैगा में स्थित है। जो कैगा कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक राज्य में है, याद रखना है। तो भारत में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा भारत के तारापुर जो कि महाराष्ट्र में एवं कल्पकम जो कि चेन्नई में भी है परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा किस देश में। सभी को मालूम होगा, जापान में है। 6 अगस्त को यहाँ 1945 को अमेरिका के द्वारा इस पे एटम बम गिराया गया था, याद रखना है। और 9 अगस्त को कहाँ पर, तो नागासाकी पर। नेक्स्ट है, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था। तो यह किया था कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। परमाणु विस्फोट से बचने हेतु रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा एक जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का विकास किया गया, जो ऐसे संकट में सामूहिक एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 में। तो 1986 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल नगर में मानवीय भूल के कारण एक रिएक्टर से रेडियोधर्मिता के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसका प्रतिकूल प्रभाव इसके आसपास के वातावरण पर वर्षों तक रहा। 1993 ईस्वी में भारत के नरोड़ा केंद्र पर भी भयंकर दुर्घटना होने से बच गई थी दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव यानी मेथाइल आइसोसाइनाइड, वहां पर जहरीला गैस फैल गया था दोस्तों। कब हुआ था, तो 1984 में। तो भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव, ये डेट याद रखना, 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटी थी, जो औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी आपदा है। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन साइनाइड तथा मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी अत्यंत जहरीले गैसें कीटनाशक कारखाने से रात्रि में रिस कर हवा में मिल गई। नेक्स्ट है, तूतीकोरिन में 1997 यानी 1997 ईस्वी में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई। तो उल्टी होना और छाती में जलन, ये हुआ था तूतीकोरिन में। तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 5 जुलाई 1997 को तांबा गलाने के कारखाने में गैस रिसाव से उल्टी होना, छाती में जलन तथा निमोनिया जैसी बीमारियां उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा। तो अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ा दोस्तों, तो दामोदर घाटी क्षेत्र पर। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अम्लीय वर्षा भी अप्रत्यक्ष आपदा है। दामोदर घाटी प्रदेश में यह गंभीर समस्या है। अम्लीय वर्षा का मूल कारण क्या है, औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रभाव से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्तमान समय में भारत कितने प्रतिशत कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला बताया है। तो याद रखना है 80% कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला बताया, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, डेंगू बीमारी का क्या कारण है। तो डेंगू बीमारी का कारण है एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो डेंगू बीमारी का कारण एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहना है। इससे पानी में डेंगू के लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं। डेंगू के बचाव के लिए गंदे पानी को एक जगह नहीं रखना चाहिए। एंथ्रेक्स क्या है। तो एंथ्रेक्स जो है यह क्या है, तो अति सूक्ष्म जीव है दोस्तों एंथ्रेक्स।
तो एंथ्रेक्स अति सूक्ष्म जीव होते हैं। एंथ्रेक्स नाम के जीवाणु का प्रयोग जैविक अस्त्र के रूप में किया जाता है। यह वह सूक्ष्म जीव है जो श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जहर उत्पन्न करता है और एक त्रासदी को जन्म देता है। यूनिट 12 जो है सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन है। आइए इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? तो याद रखना है, आपदा के बाद प्रबंधन कार्य करना, आपदा के बाद निश्चिंत रहना, ये इसमें शामिल नहीं है। जबकि पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण इसमें शामिल है। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां भी इसमें शामिल है और आपदा के बाद प्रबंधन कार्य करना यह भी शामिल है। तो आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण सामुदायिक कार्य है। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंग होते हैं और तीनों ही अंगों के सफलता में समुदाय की सहभागिता होती है। ये 3 अंग इस प्रकार हैं: पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण, आपदा के समय प्रबंधन एवं गतिविधियां, आपदा के बाद प्रबंधन कार्य। ये तीनों ही कार्यों में परिवार, ग्राम सभा, आसपास कार्यरत स्वयंसेवी संस्था, निकटतम विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित होती है? तो याद रखना है, आगजनी की जो आपदा होती है दोस्तों, वो प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में जो है निश्चित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो संभव है कि कभी कभी मानवीय आपदा घटित ही ना हो, लेकिन प्रबंधन की तैयारी आवश्यक है। जैसे प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में आगजनी लगभग निश्चित आपदा है, इसकी जानकारी सभी को होती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में सांप बिच्छू के दंश से मरने वालों की संख्या अधिक होना भी एक प्रकार का सामुदायिक आपदा है। सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? तो याद रखना, आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना, यह इसमें शामिल नहीं है। तो परिवार में शिशु का जन्म, नए घर में प्रवेश, आगजनी, आंधी, ओलापात जैसी सुख दुख की घटनाओं का सामना समाज के लोग मिलजुल कर करते हैं। इसी मेलजोल से स्वतः समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का विकास हुआ है। समुदाय प्रबंधन के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाकलाप निम्नलिखित है: सूचना मिलते हैं सार्वजनिक केंद्रों के माध्यम से अधिक लोगों को आपदा की सूचना देना तथा किसी भी अफवाह का सामुदायिक स्थलों से खंडन करना। गांव के अल्पसंख्यक धर्म और जाति के लोगों में सद्भावना और आत्मविश्वास बढ़ाना। आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को देना, ये सभी के सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य नहीं है। तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं करना, ये इसके कार्य नहीं है, जबकि सभी को सुरक्षा देना कार्य है इसका। राहत शिविर का चयन एवं राहत पहुंचाने का कार्य करना, यह भी शामिल है। स्वच्छता का ख्याल रखना, यह भी शामिल है। तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार है: पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी एवं सूचना देना। यह प्रबंधन समिति जिला मुख्यालय से प्राप्त सूचनाओं को तत्काल लोगों तक पहुंचाए। राहत शिविर का चयन और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करना। मुख्य रूप से लोगों को भोजन एवं पेयजल उपलब्ध कराना। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना। 5वां, सभी को सुरक्षा देना, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों का ख्याल रखना। स्वच्छता का ख्याल रखना ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी न फैले। नेक्स्ट, ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 8 सदस्य। मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों कि ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 8 सदस्य होते हैं, याद रखना है। कौन कौन से ये 8 सदस्य हैं? तो विद्यालय के प्रधानाचार्य इसमें शामिल होते हैं, गांव के मुखिया, गांव के सरपंच, गांव के 2 समर्पित लोग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का 1 डॉक्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा के सदस्य यानी NSS, ग्राम सेवक, स्वयं सहायता समूह की 2 महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुदाय ही आपदा के पूर्वानुमान की जानकारी देता है और समुदाय के लोग ही सबसे पहले आपदा का सामना करते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय का सहयोग अनिवार्य नहीं है। तीसरा है, आपदा से होने वाली वास्तविक ह्रास का सही अनुमान समुदाय ही लगा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 ही सही है, यानी समुदाय ही आपदा के पूर्वानुमान की जानकारी देता है, सही है, और समुदाय के लोग ही सबसे पहले आपदा का सामना करते हैं, यह स्टेटमेंट सही है। आपदा से होने वाली वास्तविक ह्रास का सही अनुमान समुदाय ही लगा सकता है, यह सही है दोस्तों इसमें। जबकि आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय का सहयोग अनिवार्य नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो समुदाय ही आपदा के पूर्वानुमान की जानकारी देता है और समुदाय के लोग ही सबसे पहले आपदा का सामना करते हैं, यह स्टेटमेंट सही दिया गया। आपदा से होने वाली वास्तविक ह्रास का सही अनुमान समुदाय ही लगा सकता है, इसलिए आपदा के समय समुदाय का सहयोग अनिवार्य होता है। कोई भी आपदा सूचना देकर नहीं आती है,
अधिकार परिस्थितियों में इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण होना जरूरी है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, समुदाय द्वारा जब सामूहिक कार्य के लिए टीम का गठन किया जाए तो उसे कामचोर लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि परिश्रमी और साहसी लोग ही आपदा का सामना कर सकते हैं। दूसरा है, उसमें जात पात और धर्म आधारित भेदभाव होना चाहिए, तो इसमें नहीं होना चाहिए दोस्तों। दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। समुदाय के लोगों में उत्साह, साहस और आवश्यकता अनुसार शक्ति के प्रयोग की क्षमता होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपसे असत्य कथन को इसमें ढूंढने के लिए पूछ रहा था, तो इसमें असत्य जो कथन है दोस्तों वह केवल सेकंड है, जबकि फर्स्ट और जो थर्ड दिया गया है वो बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में जात पात और धर्म आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब आपदा अपने प्रकोप में विभेद नहीं करता तो समुदाय में यह भावना विकसित होनी चाहिए कि एकजुट होने से ही आपदा का प्रभाव कम हो सकता है। नेक्स्ट जो सवाल है वह है, निम्नलिखित में से किस प्रकार आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है? फर्स्ट है, विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच यह घोषित करना कि बाढ़ अथवा आंधी की संभावना है, इसलिए घर में लोगों को सचेत कर देना। वृद्ध, शिशु, गर्भवती महिला, बीमार और विक्षिप्त लोगों के विस्थापन हेतु विशेष दल का गठन। चौथा, आगजनी, महामारी तथा ओलावृष्टि जैसी आपदाओं में संचार के साधन न रहने पर संबंधित अधिकारी तक सूचना पहुंचाना। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी के सभी जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं सही है, यानी विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच यह घोषित करना कि बाढ़ अथवा आंधी की संभावना है, इसलिए घर में ही लोगों को सचेत कर देना, यह सही है। वृद्ध, शिशु, गर्भवती महिला, बीमार और विक्षिप्त लोगों के विस्थापन है तो विशेष दल का गठन करना, यह भी शामिल है। आगजनी, महामारी तथा ओलावृष्टि जैसी आपदा में संचार के साधन न रहने पर संबंधित अधिकारी तक सूचना पहुंचाना, यह भी शामिल है। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त दिए गए तीनों कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में आज हम लोगों ने क्लास 9th की NCERT और SCERT की जो ज्योग्राफी की बुक थी दोस्तों, उससे रिलेटेड MCQ को बहुत ही डिटेल में देखा है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10th की NCERT और SCERT की ज्योग्राफी की जो बुक है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।